नमस्कार दोस्तों। अपन जो क्लास 6 की राजस्थान बोर्ड की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर में जो चीजें दी हुई है ना वो दी हुई है आपके इतिहास जानने के स्रोत। यानी कहीं किसी भी जगह का अगर आपको इतिहास जानना है ना तो वो इतिहास का पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे सभ्यता कैसी रही होगी, उनका धार्मिक सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। तो उन सब चीजों के बारे में जो जानकारी मिलेगी ना उन्हीं स्रोतों का अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो अपन जो इतिहास जानने के जो स्रोत पढ़ेंगे ना उसमें देखो ये चीजें रहेंगी कि प्राचीन काल के जो इतिहास है ना उसके अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। यानी यहाँ पे जो सभ्यता थी ना वो किस तरीके से इवॉल्व हुई थी उसका हमें ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं लेकिन इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक पुरातात्विक स्रोत है और एक है आपका साहित्यिक स्रोत। दो तरीके के दो भागों में इनको बांट दिया, एक पुरातात्विक स्रोत और एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। अब अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे ना वो पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान या घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है उनको अपन पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब देख लो कि पुरातात्विक स्रोत में आते क्या क्या हैं। उसमें आपके अभिलेख आते हैं, उसमें मुद्रा, स्मारक, कलाकृति या अपना जो उत्खनन करते हैं ना अपन उनसे जो भी अपने को सामग्री मिलती है, जैसे अपने मिट्टी के बर्तन मानो अपन या सिक्के मानो, जो भी चीजें मिलती हैं उनसे अपन को वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के सामाजिक जो जीवन है ना उसके बारे में पता चलता है। तो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं ना उनमें ये सारी चीजें आपकी आती हैं। इनसे वहां का जो तात्कालीन जीवन है ना उसको समझा जा सकता है। अब अगर इनको अपन संक्षेप में पढ़े ना तो देखते हैं, सबसे पहले जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है आपका अभिलेख। कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख ये होता है कि हमें शिलालेख जो होते हैं ना यानी पत्थर की जो पट्टिकाएं होती हैं वो, पाषाण शिला यानी पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं, आपके स्तंभ होते हैं, आपके भवन होते हैं, गुफाओं की दीवारें होती हैं, मूर्ति या कोई प्रतिमा होती है, या स्तूप, मठ है, तालाब है, या खेतों में जो खड़ी हुई शिलाएं होती हैं, या ताम्र पत्र जो होते हैं ना उनके ऊपर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं ये। यानी अभिलेख वो होता है कि किसी भी शासक ने अपने टाइम पे कोई भी चीज है, जैसे अपने यहाँ पे जो दी हुई है ना उसके ऊपर वहां का उस टाइम का जो चीजें चल रही थी उनके बारे में लिखवाया था, वो अभिलेख होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि अभिलेखों की जो उपयोगिता है वो है क्या, कि अभिलेख लगवाए थे उनकी उपयोगिता, उनको क्या काम में आते हैं। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये दी हुई है कि जो अभिलेख लिखे हुए हैं ना वो आपके गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। दूसरी चीज ये आती है कि इनके अंदर जो शासक होते थे ना वो उनके आश्रित लोग, उनके रानियां, राजकुमार, सामंत, उनकी घटनाओं की जो तिथियां होती हैं वो, उनके शासन के कार्य या उनके आज्ञा जो उनके निर्देश होते हैं कि राजाओं ने कौन कौन से निर्देश दिए थे अपनी प्रजा को या कौन कौन सी चीजें यहाँ पे शुरुआत करी थी, उन सब चीजों के बारे में अभिलेख के ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर होता है कि साथ ही इनसे तात्कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन है ना वहां का, उसकी जानकारी हमें मिलती है। और जो प्रशंसा में कोई राजा अपने जो ये अभिलेख लिखवाते थे ना उनको प्रशस्ति के रूप में बोला जाता था। जो प्रशंसा में लिखवाते थे ना उनको प्रशस्ति के रूप में बोला जाता था। तो ये अभिलेखों की जो उपयोगिता है ना वो थी। उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्मारक, कि स्मारक के अंदर क्या आता है। यहाँ पे देखो राजस्थान के विभिन्न जो स्मारक है ना उसमें दुर्ग है ना उनका महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आप चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ले लो, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, मेहरानगढ़, कोई सा भी दुर्ग ले लो, तो स्मारक के अंदर दुर्ग है ना उसको सबसे पहले काउंट किया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर आता है, इसके अलावा राजप्रसाद है, जैसे महल है, भवन है, राजकीय सार्वजनिक भवन है, आपके स्नानागार, जनसाधारण के घर, कि भाई किस टाइप के उस टाइम उस समय पे लोग है ना किस टाइप के घरों में रहते थे उनके बारे में, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ियां, कुएं आदि जो चीजें होती है ना वो स्मारक के अंदर आती हैं। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, वहां का धार्मिक विश्वास, वहां की उपासना पद्धति यानी पूजा पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान है ना वो करवाते हैं। तो अभिलेखों के बाद में जो स्मारक है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सभ्यता के बारे में जानने के लिए। उसके बाद में जो अपना आता है ना वो आती है वहां की मुद्राएं। यानी कोई भी शासक है ना वो अपने टाइम पे किस प्रकार की मुद्रा चलाता था, तांबे की, चांदी की या सोने की, उसके आधार पे अपन ये पता लगाते हैं कि यहाँ का जो राज्य था ना वो कितना कुशल था। अब उसमें ये देखो दे रखा है कि मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापे होते थे, प्रतीक होते थे, उनसे किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। भाई अगर कोई राजा अगर सोने के सिक्के चलवा रहा है
तो आप मान के चलो कि वो राज्य है ना काफी समृद्ध रहा होगा। कोई तांबे के सिक्के चलवाता था, कोई चांदी के सिक्के, तो वहां से अपने को क्या पता चलता है, उनकी आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो स्थिति है ना उसका पता चलता है। फिर आता है कि मुद्राओं पर अंकित जो चिन्ह होते हैं, जो भाषा, लिपि, वहां की सन, संवत, ये नाम जितने भी होते हैं ना, धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है कि वो राज्य है ना कितना संपन्न था, उसके बारे में अपने को यहाँ पे पता चलता है। सिक्के होते हैं ना, वो राज्य व शासक की शक्ति के सूचक होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि कौन सा राजा किस टाइप के सिक्के चलाता था, चांदी के, सोने के, तांबे के, इस टाइप के सिक्कों से वहां की समृद्धि के बारे में, वहां के राजा की जो एक शक्ति थी ना उसके बारे में पता चलता था। तो मुद्राएं जो आती है ना वो भी आपकी पुरातात्विक स्रोत है उसी के अंदर आती हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर दे रखा है कि आहड़ है, आपका रेंड है, बैराट, रंग महल, सांबर, ये जो है ना सुखानिया, इनके जो उत्खनन से प्राप्त अपने सिक्के और मुद्राओं से छत्रपु, मालव वाला है, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी मुद्राओं के रूप में जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई थी ना, आहड़ से प्राप्त हुई थी, रेड या बेराट, जितनी भी अपनी सभ्यता थी वहां से जो चीजें प्राप्त हुई थी ना, वहां से जैसे मालव है, चौहान है, गोहिल वंश है, वो मतलब वहां पे जो राज्य था ना उनका, जो राजा थे उनका शासन, उनकी सीमा, उनके बारे में अपने को जानकारी का मतलब पता चलता है। तो सिक्कों से भी अपने को इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। उसके बाद में जो दे रखा है ना वो दे रखा है आपका बर्तन या कलाकृतियां, यानी उस टाइम पे किस टाइप के बर्तन बनते थे, अगर जो बर्तन बनाते थे उन बर्तनों पे किस टाइप की कलाकृति करते थे, उनसे भी वहां की सभ्यता के बारे में, वहां के जो राज्य था ना उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि उत्खनन से हमें तात्कालीन बर्तन और कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है। अब कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण करते थे, स्तंभ होते थे उसके ऊपर खुदाई करते थे, किवाड़ या जो वातायन होते हैं ना, जो गोखड़े होते हैं उनके ऊपर कारीगरी करते थे। ये अपने को वहां पे देखने को मिलती है। हमें बर्तन भी प्राप्त होते थे जिसकी बनावट, उनकी पॉलिश, उनके रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते थे। जिसका जितना अच्छा कलर होता था ना बर्तन का, मतलब आप पेंटेड मानो या ग्रे पेंटेड मानो, या बिल्कुल एकदम लाल कलर की काले कलर की जो पट्टियां होती हैं वो बनाते थे। तो जितनी अच्छी कलाकृति होती थी ना, वो उतना ही राज्य है ना उसकी समृद्धि का पता चलता था। तो पुरातात्विक स्रोत में अगर देखा जाए तो बर्तन और जो कलाकृतियां है ना उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। आगे यहाँ पे दे रखा है कि राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में जो प्राप्त मृद भांड हुए हैं, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र या दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे ना वो कला में कितने निपुण थे। उन सब चीजों का अपने को यहाँ से पता चलता है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर के अंदर है, उसकी ताम्र संस्कृति के अवशेष, एक जो जोधपुरा है ना उसके बारे में याद रखना, ये जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, ये जोधपुरा सभ्यता नहीं जयपुर की है। एक नो है भरतपुर की है, उससे प्राप्त काले व लाल मृद भांड, और एक आहड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जाता है। तो यहाँ पे अपने को ये चीज याद रखनी है कि गणेश्वर से अपने को ताम्र संस्कृति के अवशेषों का पता चलता है। जोधपुरा और नो है ना, जोधपुरा जयपुर का, नो है आपका भरतपुर का, वहां से आपके जो काले एवं लाल मृद भांड है ना उनका पता चलता है। और जो आहड़ और गिलुंड वाला है ना, वहां से प्रस्तर और फलक है ना, उनके ऊपर जो कला कौशल की हुई है उनसे पता चलता है कि यहाँ का राज्य, यहाँ की समृद्धि, मतलब उस शासक जो वहां पे रहते थे ना, मतलब उनका राज्य कितना समृद्ध था। उनका, उनकी बर्तन और उनके जो ऊपर कलाकृतियां होती थी ना उनसे भी बहुत ज्यादा पता चलता है। उसके बाद में यहाँ दे रखा है ताम्र पत्र। ताम्र पत्रों में देखो क्या दे रखा है कि तांबे के छोटे और बड़े पत्रों पर खोदे गए जो लेख है ना उनको ताम्र पत्र कहते थे। यानी तांबे के कोई भी बर्तन है, किसी भी टाइप का बर्तन है, उसके ऊपर अगर किसी ने लेख खुदवाए थे ना उनको ताम्र पत्र कहते हैं। फिर होता है कि दान पुण्य से संबंधित होने होते हैं ना, उन्हें अपन दान पत्र कहते हैं। भाई ताम्र पत्र वो होते हैं, तांबे के ऊपर अपन जो खुदवाते हैं वो ताम्र पत्र होते हैं, और दान पुण्य से संबंधित है ना वहां पे दान पत्र होते हैं। उसके बाद में दे रखा है कि इनसे हमें शासक, वहां की काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि या भूमि के प्रकार या नापतोल या दान के प्रकार है ना आदि का हमें पता चलता है इन ताम्र पत्रों से। तो यहाँ पे अगर अपन देखें ना तो देखो, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत में अपन ने अभिलेख पढ़ लिए, अपन ने यहाँ पे क्या पढ़े, अपन ने अभिलेख पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने स्मारक पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने क्या पढ़े, मुद्राएं पढ़ ली। और अपन ने क्या पढ़ा, बर्तन पढ़ लिए।
फिर अपन ने क्या पढ़ी, बर्तनों पे जो कलाकृतियां हैं वो पढ़ी। उसके बाद अपन ने पढ़े ताम्रपत्र। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपकी आती हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर। अब जो अपन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे अपन साहित्यिक स्रोत। यानी साहित्यिक स्रोत भी है ना, किसी सभ्यता के बारे में या जानने के लिए, मतलब शासन के या शासक के बारे में जानने के लिए साहित्यिक स्रोत है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पुरातात्विक स्रोत है। अब साहित्यिक स्रोत में देखो क्या दे रखा है कि इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका ना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दे रखा है जैसे संस्कृत है, हिंदी है, राजस्थानी, उर्दू, फारसी, उसमें लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है, मतलब बहुत मात्रा में मिलता है। बहुत लोगों ने साहित्य लिखा है, बहुत कवियों ने लिखा है, तो वो अपने को वहां की जानकारी देते हैं। फिर दे रखा है कि राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में जैसे वेद पुराण है, आपके रामायण, महाभारत, बौद्ध या जैन जो ग्रंथ है ना, उनसे भी अपन को सहायता मिलती है। फिर आता है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित पृथ्वीराज विजय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पृथ्वीराज विजय है ना, वो जयानक के द्वारा लिखी हुई है। अगर सीधा सीधा पूछ लेते हैं, कई बार क्या देते हैं, एक साइड में कवियों के नाम दे देते हैं साहित्यकारों के, और एक साइड में उनका सब साहित्य लिखा हुआ उनका नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इनको मैच करो। तो यहाँ पे अगर वहां पे अगर पृथ्वीराज विजय आता है ना, तो वो आपका जयानक का लिखा हुआ है। उनसे मतलब वहां पे इनके बारे में, और यहाँ से जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है आपके चौहानों की जानकारी मिलती है, जो चौहान शासक थे ना, उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आपका नयनचंद्र सूरी, उनके द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमीर महाकाव्य है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था आपका नयन चंद्र सूर्य के द्वारा। यहाँ से भी चौहानों का जो इतिहास है ना, उसके साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक जो स्थिति है ना, उसका पता चलता है। तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहिए कि भाई जयानक है ना, उसने पृथ्वीराज विजय लिखा था, उसमें भी चौहानों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। और जो हमीर महाकाव्य लिखा था ना, वो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था, उसमें भी चौहानों का जो इतिहास है, सामाजिक धार्मिक जो स्थिति है ना, उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं राजस्थानी साहित्य, कि राजस्थानी साहित्य के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिनसे अपने को सभ्यताओं का या इतिहास का पता चलता है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ दे प्रबंध। ये याद रखना कि कानड़ दे प्रबंध है ना, ये किस का लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ आपका पद्मनाभ का। फिर बीकानेर के दलपत सिंह कृत है दलपत विलास। ये तो अपन अगर नाम भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना कि दलपत विलास है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो आपका दलपत सिंह के द्वारा लिखा गया था, अपन आइडिया लगा सकते हैं। फिर आता है खड़िया जग्गा कृत वचनिकाएं। इन सब चीजों से अपने को पता चलता है। तो यहाँ पे कानड़ दे प्रबंध है ना पद्मनाभ वाला, उसको याद रखना। और एक दलपत विजय है ना, दलपत सिंह के द्वारा लिखा हुआ, उसको भी याद रखना। उसके बाद में जो दे रखा है ना, वो दे रखा है ख्यात विषय विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम या राज्य का क्षेत्र होता है ना, उसका वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नैन श्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात या जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में अपन को क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो राजस्थान का जो साहित्य है ना, उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने इतिहास को जानने में। उसके बाद जो वो यहाँ पे दे रखा है कि साहित्य किस किस ने क्या क्या लिखा था, उसके बारे में एक शॉर्ट दे रखा है, क्योंकि आगे की जो बुक्स आएंगे ना, आगे की जो क्लास आएंगी, उसमें यहाँ उनमें ये सब चीजें डिटेल में मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि जो कर्नल जेम्स टोड है ना, उसने दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं। एक तो एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एक लिखी है आपकी पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत का मतलब हो गया राजस्थान वाला, जो पश्चिम वाला एरिया है ना, जो जैसलमेर जोधपुर वाला ये सारा एरिया है, इसमें कर्नल जेम्स टोड ने जो यात्रा करी थी ना, उस यात्रा का वर्णन लिख दिया। तो यहाँ पे टोड है ना, उसने दो चीजें लिखी थी, एक तो पश्चिमी भारत की यात्रा और एक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके बाद आता है बूंदी के महाकवि हैं एक, जिनका नाम है सूर्यमल मिश्र। उन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। इस वंश भास्कर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में आते हैं आपके कवि राजा श्यामल दास। उन्होंने आपका वीर विनोद लिखा था। तो वीर विनोद अगर पूछा ना कि वीर विनोद किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपका कवि राजा श्यामल दास ने। ये देखो यहाँ पे फोटो दे रही है श्यामल दास जी की। उसके बाद आता है आपका विश्वेश्वर नाथ रेऊ है ना, उन्होंने मारवाड़ का इतिहास लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि मारवाड़ का इतिहास इनमें से किसने लिखा था, चार ऑप्शन आपके सामने रख देंगे। तो वहां पे अगर विश्वासनाथ रेऊ है ना, उनका जो नाम आएगा, तो उन्होंने लिखा था मारवाड़ राज्य का विश्वेश्वर नाथ रेऊ।
विश्वेश्वर नाथ रेऊ, उन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। उसके बाद जो आते हैं ना अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने भी किन किन राज्य, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है ना, किन किन डिस्ट्रिक्टों का या उस टाइम पे जो जनपद होते थे ना उनका मतलब किन किन का इतिहास लिखा था। उसमें देखो आपका उदयपुर आता है। मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, इरेज कर देता हूँ उदयपुर को। हाँ, यहाँ पे उदयपुर का इतिहास लिखा था। जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि का इतिहास जो ग्रंथ है ना वो उल्लेखनीय है हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखने वाली है आपको, उदयपुर, आपका सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारे आते हैं दक्षिणी राजस्थान में, तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं है। एकमात्र जो है ना वो पश्चिमी राजस्थान में आपका जोधपुर, जिसका इतिहास है ना, इतिहास ग्रंथ वो उल्लेखनीय है गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास है इनका। तो यहाँ पे आपको जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ लेना, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देख लेना आप कि टोड ने क्या लिखा था, सूर्यमल मिश्रण ने क्या लिखा था, कवि राजा श्यामल दास ने क्या लिखा था, विश्वेश्वर नाथ रेऊ है उन्होंने क्या लिखा था, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना उन्होंने कहाँ कहाँ का इतिहास लिखा था। ये आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। तो ये यहाँ पे अपना जो 3rd नंबर का चैप्टर है ना वो अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।